हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर आउट डेंटल क्लिनिक से डॉक्टर राधा। हाँ, बच्चों को बड़ा करने में पेरेंट्स स्पेशली फादर्स एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले मैं सभी फादर्स को हैप्पी फादर्स डे विश करना चाहूंगी। जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, अगर हम किसी से भी पूछे कि आपने लॉकडाउन में कौन सी चीज सबसे ज्यादा एंजॉय की है, तो वो है, काफी लोग यही कहेंगे कि हमें हमारे फैमिली के साथ स्पेशली बच्चों के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला। जितना ज्यादा वक्त हम बच्चों के साथ गुजारते हैं, उतना ज्यादा हम उन्हें समझने लगते हैं और उतना ज्यादा हम उनकी फिक्र भी करने लगते हैं। तो सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अगर कोई एक चीज चाहते हैं, तो वो है अच्छा स्वास्थ्य, यानी हेल्दी किड्स। कैरिंग बियॉन्ड डेंटिस्ट्री में अब तक हमने स्ट्रेस, फाइनेंशियल इश्यूज और मोटिवेशन के बारे में बात की है। तो अब वक्त है बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में बात करने की। इसके लिए हमारे बीच मौजूद है पीडियाट्रिशियन एंड नियोनेटोलॉजिस्ट डॉक्टर चेतन शिंदे। डॉक्टर चेतन शिंदे नागपुर में 2007 से कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड नियोनेटोलॉजिस्ट के तौर पर कार्यरत है। लक्ष्मी नगर में चाइल्ड क्लिनिक नाम से उनका प्राइवेट हॉस्पिटल है और कलर्स चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के भी वे डायरेक्टर है। वे इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स नागपुर ब्रांच के 2014 में सेक्रेटरी और 2016 में वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो आइए आमंत्रित करते हैं डॉक्टर चेतन शिंदे सर को। वेलकम सर। नमस्कार। हेलो एवरीवन। जैसे हम सब जानते हैं कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है स्वस्थ आहार, यानी हेल्दी डाइट, जो कि उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को विकसित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे बच्चों के जी स्वस्थ आहार के बारे में। जी। बच्चों का आहार जो है, फैमिली का जो भी कल्चरल फूड रहता है, वही बच्चों के हम्म। लिए सबसे बेस्ट रहता है। यूजुअली ठीक जैसा है। देखा जाए तो हमारे सभी के घरों में दाल चावल सब्जी रोटी फल फ्रूट्स एग्स जो लोग खाते हैं, उनके यहाँ नॉन वेज, तो ये सभी हम्म। चीजें स्वस्थ आहार कहलाती है। तो उसमें बेसिकली आपके घर का खाना आपके बच्चे के लिए सर्वोत्तम है, और पैकेट का फूड उसे नहीं मिलना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि पैकेट फूड और जंक फूड जो है, उसके कारण बच्चों की भूख कम हो जाती है, और वो फिर हम्म। जो घर का खाना हेल्दी फूड जो रहता है वो नहीं खा पाते। तो यूजुअली बच्चों के खाने में कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स, घर का घी फैट और फाइबर्स। कॉन्स्टिपेशन हम्म। आजकल बहुत ज्यादा कॉमन बीमारी है। हर 10 में से 2 या 3 बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो ओके। मैदा वाली चीजें पैकेट वाली फूड ये सब खाना चाहते हैं। तो आपके आपके घर का खाना फाइबर रिच, और जो आपके घर में ब्रेकफास्ट बनता है लंच बनता है डिनर बनता है, बस वही खाना आपके बच्चे के लिए सर्वोत्तम। ओके। तो ज्यादातर बच्चों में कौन से पोषक तत्वों की कमियां पाई जाती है और उन्हें हम नेचुरली कैसे अवॉइड कर सकते हैं? हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा जो बच्चों में कमी पाई जाती है वो है आयरन की, यानी एनीमिया जिसे बोलते हैं, न्यूट्रिशनल एनीमिया। ये मोस्ट कॉमन रहता है, क्योंकि काफी सारे बच्चे जो है हरी सब्जियां फल और कुछ लोग एग्स नॉनवेज ये नहीं खाते हैं। तो उसके कारण खासकर पहले साल में ही एक फिजियोलॉजिक एनीमिया ऑफ इन्फेंसी एक कंडीशन रहती है, जिसमें बच्चों का हीमोग्लोबिन जब वो पैदा होते हैं तो 15 के ऊपर रहता है, लेकिन हम्म। पहले साल में वो थोड़ा थोड़ा कम होना चालू हो जाता है, और छठवें महीने के बाद वो कम होके 10 या उससे भी कम हो जाता है कभी कभी। तो इसीलिए उस वक्त उस बच्चे को आयरन रिच फूड देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके घर में आयरन रिच फूड में आता है एक तो गुड़,
गुड़, शक्कर की जगह गुड़ यूज कीजिए। वैसे भी हम ओके। अभी ऐसा बताते हैं कि फर्स्ट बर्थडे तक आप बच्चों को एडेड शुगर और एडेड सॉल्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम्म। गुड़ में ओके। आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, तो गुड़ हर एक के घर में रहता है, तो गुड़ देना चाहिए। एग्स देने चाहिए। एग्स में भी आयरन की मात्रा काफी होती है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो उन्हें चिकन, मटन, फिश वगैरह का सेवन भी करना चाहिए। और ओके। हरी सब्जियां, और स्प्राउटेड बीन्स, और गुड़, जैगरी। तो पनीर, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं वो लोग पनीर खा सकते हैं। तो ये आयरन की डिफिशियंसी, जिसे एनीमिया कहते हैं, तो वो इससे कम हो जाएगा। दूसरा एक ओके। कॉमन डिफिशियंसी है विटामिन डी डिफिशियंसी। विटामिन डी डिफिशियंसी के बारे में अध्ययन पिछले एक दशक से बहुत ज्यादा हुआ है, जिसमें ये पाया गया कि काफी बच्चे जो है विटामिन डी डिफिशियंट रहते हैं। उसके पीछे दो रीजन है। एक तो है कि वो सनलाइट में, एडिक्वेटली सनलाइट में नहीं जाते हैं और स्किन एक्सपोज नहीं होती है उनकी। और दूसरा, डाइट में उनको विटामिन डी नहीं मिल पाता। विटामिन डी डाइट में एग्स में मिल जाएगा, फिश में मिलेगा, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए। बाकी वेजिटेरियंस में बहुत ज्यादा सोर्सेस नहीं है। थोड़ा बहुत पनीर या बाकी मात्रा में मिल सकता है। बट एग्स इसीलिए खाना बहुत जरूरी है विटामिन डी के लिए। बाकी जो लोगों को हमें लक्षण मिलते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी, हम उन्हें फिर विटामिन डी के डोजेस, वीकली डोजेस रहते हैं डेफिशिएंसी के लिए, और रिकमेंडेड डेली अलाउंस रहता है 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। तो यूजुअली आजकल हम वो एज अ डाइट रेगुलरली हर एक बच्चे को चालू कर देते हैं कि 0.5 ml की एक मात्रा देनी होती है उन्हें, और उसी से विटामिन डी का उनका जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा होता है। बट नेचुरली अगर कहा जाए तो काफी कम ऑप्शंस है, इसीलिए विटामिन डी डेफिशिएंसी काफी रैम्पेंट है। तो एग्स मैं कहूंगा कि एक सर्वोत्तम आहार है, जिसमें आयरन, विटामिन डी और बाकी बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी होते हैं। दूसरा एनीमिया का पार्ट एक रहता है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। तो उसमें भी एक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया करके मौजूद रहता है। तो वो इन चीजों के कारण होता है। तो उसके लिए भी आपको एग्स, और अगर आप खाते हैं तो नॉनवेज का सेवन करना चाहिए, फिश या मटन, चिकन में वो रहता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो नेचुरली आपके बच्चों में जो कॉमन डिफिशियंसीज रहती है, तो वो प्रिवेंट करती है। ओके। सर, जैसे आपने कहा विटामिन डी के लिए हमें सनलाइट एक्सपोजर होना चाहिए, तो वो उसका कुछ स्पेसिफिक टाइम है या कि सिर्फ मॉर्निंग में हमें सन एक्सपोजर लेना चाहिए? यूजुअली उसका ऐसे रहता है कि मॉर्निंग में जो यूवीए, यूवीबी रेज रहते हैं, तो वो माइल्ड मात्रा में रहते हैं। जैसे कि हम नागपुर या विदर्भ वाले जो लोग हैं, वो यहाँ पे एडिक्वेटली सनलाइट अवेलेबल है। और हम्म। तो हम सुबह के वक्त भी ले सकते हैं। 10 से 3 के बीच में, जैसे अगर किसी को डेफिशिएंसी रही तो हम लोग ऐसा बताते हैं कि सुबह 10 से 3 के बीच में आपने कम से कम आधे घंटे के लिए थोड़ा स्किन को एक्सपोज करके सन में जाना चाहिए। तब आपकी वो रिक्वायरमेंट पूरी होती है। या जो विटामिन डी आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, वो एक्टिव हो जाता है अगर आपके स्किन के ऊपर एडिक्वेट सनलाइट गिरता है। तो एक सनलाइट भी मैं कहूंगा कि एक आहार जैसे हमने रोज लेना चाहिए। बच्चे को सिर्फ बेयर मिनिमम क्लोथ्स पे गार्डन में आप ले जाएं, या फिर घर के आंगन में ले जाएं, टेरेस पे ले जाएं। फ्लैट सिस्टम में रहते हैं आजकल बहुत सारे लोग, तो आप बालकनी जो आपकी जहाँ पे ईस्ट फेसिंग बालकनी, तो वहां पे भी आप उनको कुछ देर के लिए रख सकते हैं। तो एक आधे घंटे का मैं कहूंगा कि एडिक्वेट रहेगा। ओके। तो अगर हम इन सभी चीजों का सही सेवन करें तो हम इन डेफिशिएंसीज को अवॉइड कर सकते हैं। तो जी। तो काफी बार ऐसे होता है कि हमें पता होता है पर बच्चे खाते नहीं हैं या सही मात्रा में वो नहीं मिल पाता है, तो उसका हमें ख्याल रखना चाहिए। जी। तो पेरेंट्स बनना एक बहुत ही खुशी की बात होती है, और उसके साथ आती है बच्चों को बड़ा करने की जिम्मेदारी।
सभी नए पेरेंट्स इसी उलझन में फंसे होते हैं कि बच्चों के साथ क्या करना चाहिए, क्या नहीं। तो प्लीज हमें थोड़े पेरेंटिंग टिप्स और डूज एंड डोंट्स इन पेरेंटिंग के बारे में थोड़ा बताइए सर। जी। इसमें मैं डूज एंड डोंट्स ऑफ पेरेंटिंग में को मैं कुछ सेक्शंस में डिवाइड करना चाहूंगा, क्योंकि जैसे एक न्यूबॉर्न बेबीज के पेरेंट्स की तरफ से हमें कुछ अलग एक्सपेक्टेड रहता है, और एक टीनेज जो बच्चा है उसके पेरेंट्स की तरफ से हमें कुछ और एक्सपेक्टेड रहता है। तो जैसे हम चालू करेंगे इन्फेंसी से, इन्फेंसी पीरियड यानी 0 to 1 ईयर वाला। तो उसमें पेरेंटिंग में आपको सबसे पहला जो चीज पे ध्यान देना चाहिए वो है ब्रेस्ट फीडिंग। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके बाद सबसे बेस्ट मेडिसिन, सबसे पहली वैक्सीन जो रहती है वो है ब्रेस्ट फीडिंग। तो ब्रेस्ट फीडिंग पे ही ज्यादा आपको तवज्जो देनी चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट करना चाहिए, फॉर्मूला मिल्क को अवॉइड करना चाहिए, काउज मिल्क, एनिमल मिल्क को अवॉइड करना चाहिए। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देना चाहिए फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स, एंड 6 मंथ्स के बाद आप फिर ग्रेजुअली वीनिंग फूड चालू कर सकते हैं, जिसका प्रोग्राम आप पीडियाट्रिशियन को आपके पूछ सकते हैं, वो आपको बताएंगे कि कैसे कैसे वो चालू करना है। तो यूजुअली फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स ब्रेस्ट फीडिंग फॉलोड बाय एडिशन ऑफ वीनिंग फूड। तो वो एडिशन है, वो कॉम्प्लीमेंट्री फूड है। ब्रेस्ट फीडिंग वैसे का वैसा ही जारी रखना है 1 to 2 years तक। हम लोग बोलते हैं कि आप 2 years तक दे सकते हैं, बट मिनिमम गारंटेड 1 ईयर तो आपको इंश्योर करना ही है, एंड मोर देन दैट वी विल बी हैप्पी कि अगर उससे भी ज्यादा देते हैं तो वो बहुत अच्छी बात रहेगी। और एनिमल मिल्क जो है वो 1 साल के अंदर, फर्स्ट बर्थडे के अंदर नहीं देना चाहिए। एनिमल मिल्क में काफी सारी चीजें जो है कम या अधिक मात्रा में रहती है, जो मनुष्य के बच्चे के ब्रेन के विकास के लिए सही नहीं रहती है। वो गाय या भैंस के बच्चे के ब्रेन के विकास के लिए सही है। तो इसीलिए पहले के जमाने में 3 4 5 बच्चे रहते थे, घर के सामने ही गाय बंधी रहती थी, भैंस बंधी रहती थी, तो इसलिए एनिमल एनिमल मिल्क इजीली अवेलेबल रहता था। बट अभी वैसा नहीं है, और वो 4 5 बच्चे में से एक आधा बुद्धू भी निकल जाए तो कोई माइंड नहीं करता था। अभी 1 या 2 ही बच्चे रहते हैं, तो इसीलिए हमारा फोकस पूरा उनके ब्रेन डेवलपमेंट की तरफ है। तो पेरेंट्स की तरफ से हम ये चाहते हैं कि वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करे, और फिर उसके बाद वीनिंग फूड चालू करे, और एनिमल मिल्क का इस्तेमाल पहले साल में ना करे। तो ये हो गया उसके फूड के बारे में। दूसरा, उससे इंटरेक्ट कीजिए। जैसा आपका बच्चा आपकी तरफ देख के हंसने लगे तो रिवर्ट बैक कीजिए, यू ऑल्सो स्माइल। तो फिर ये एक इंटरेक्शन रहता है। फिर वो जो चीजों की तरफ देखता है उसका नाम आप उसके सामने ले सकते हैं। जैसे पहले कुछ महीनों में तो बच्चा बात नहीं करता है, बट बाद में उसका बैबलिंग चालू हो जाता है, और फिर जैसे बच्चा 1 साल के ऊपर हो जाता है तो लैंग्वेज डेवलपमेंट एक करनी होती है, जो कि आजकल बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वर्किंग पेरेंट्स रहते हैं, टाइम नहीं दे पाते हैं बच्चों को। तो इसीलिए बच्चों के कान में बहुत कम वर्ड्स गिरते हैं। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज है, ग्रैंड पेरेंट्स साथ में नहीं रहते हैं, तो इसलिए बच्चा आइदर आया के पास रहता है या फिर इसमें चले क्रश में चले जाता है। तो इसीलिए लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए उनके साथ उनकी ही भाषा में, जैसे वो क्वीन करते हैं या फिर वो बैबलिंग करते हैं, तो आपने भी वैसे ही रिवर्ट बैक करना चाहिए। तो ये लैंग्वेज का हो गया। फिर बाद में सेफ्टी पेरेंट्स की तरफ से बहुत एक्सपेक्टेड है। तो सबसे मेन बात है कि बच्चे को कभी अकेला ना छोड़े, इतने छोटे बच्चे को, खासकर इन्फेंट को अकेला ना छोड़े। एक आंख उसकी तरफ रहनी ही चाहिए। और नेक्स्ट है कि 1 ईयर से 3 ईयर्स, जिसे हम टॉडलर एज ग्रुप कहते हैं, इस वक्त बच्चा बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया रहता है। उसका सोशल, इमोशनल और लैंग्वेज डेवलपमेंट चालू हुआ रहता है। तो उस वक्त आपको फिर से बच्चे के साथ 1 या 2 शब्द में बात करनी चाहिए। यूजुअली हम ऐसा प्रीफर करते हैं कि आप मदर टंग पहले सिखाएं, कोई भी एक लैंग्वेज पहले सिखाएं, तो बच्चा कंफ्यूज नहीं होता है और जल्दी बोलना सीखता है। तो आप उसको पोस्टर्स दिखा सकते हैं, फ्लैश बुक्स दिखा सकते हैं, और बच्चे को जो शब्द आता है, जैसे कि अगर बच्चा बाबा बोलता है तो उसे फिर बाबा से बा से बॉटल आप सिखा सकते हो। तो जो बच्चा वर्ड जानता है तो उसी से सिमिलर से आप चालू कर सकते हो और फिर बढ़ा सकते हो।
तो ये है बच्चों को समय देना, जो कि आजकल के पेरेंट्स काफी कम कर रहे हैं। तो बच्चों के साथ रहना, बच्चों के साथ खाना खाना, ईटिंग टुगेदर। तो डाइट पे आते हैं, 1 to 3 इयर्स टॉडलर एज ग्रुप में ईटिंग टुगेदर बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे की थाली भी आप एक अलग से परोसिए, चाहे वो खाए या ना खाए, उसके साथ खेले, उसके बाद आप उसको खिलाएं, लेकिन उसके पीछे पीछे थाली लेके मत दौड़िए, नंबर 1। नंबर 2, मोबाइल दिखा के बच्चे को खाना मत खिलाइए। वो आजकल कहानी घर घर की है कि हर एक माँ बच्चे को एक कार्टून दिखा देती है और उसी वक्त बच्चा खाना खा लेता है। इससे स्क्रीन एक्सपोजर भी बढ़ता है। तो अभी ये विद द अवेलेबिलिटी ऑफ मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, स्क्रीन एक्सपोजर काफी बढ़ चुका है। तो इसलिए आपको स्क्रीन एक्सपोजर रिस्ट्रिक्ट करना बहुत जरूरी है, खासकर टॉडलर एज ग्रुप में। बिलो 18 मंथ्स आप स्क्रीन ना दिखाएं, अनलेस एंड अनटिल बच्चे के पिताजी कहीं दूसरे कंट्री में या दूसरे सिटी में जॉब करते हैं, तो सिर्फ आप वीडियो चैटिंग कर सकते हैं कुछ समय के लिए। बाकी 18 मंथ्स एंड बिलो आप स्क्रीन बिल्कुल ना दिखाएं। 18 मंथ्स एंड अबव आप स्क्रीन सिर्फ 1 घंटे के लिए दिखाएं, जिसमें क्वालिटी प्रोग्रामिंग आप दिखा सकते हैं। तो उसमें इंक्लूडिंग एवरी स्क्रीन लाइक मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी सब मिला करके वो 1 घंटा देना चाहिए। और इसमें भी सेफ्टी इश्यूज काफी रहते हैं, तो पेरेंट्स ने हमेशा बच्चों के साथ रहना चाहिए, खासकर जब वो बैल्कनी में, आंगन में या गार्डन में खेल रहे हैं या ट्राइसिकल चला रहे हैं। इसी उम्र वाले बच्चे ट्राइसिकल भी चलाते हैं, तो उसके साथ रहना बहुत जरूरी है। तो सेफ्टी इश्यूज, वाटर बॉडी के पास बच्चा अगर है या फिर कोई टंकी के पास है, तो वो वहां देखना बहुत जरूरी है। और ये बच्चे जो है पेरेंट्स को ऑब्जर्व करना चालू कर देते हैं। तो इसे इसलिए लीडिंग बाय एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें आप खुद का स्क्रीन टाइम कम करें, फिर आपका बच्चा भी स्क्रीन टाइम कम करेगा। अगर आप भी मोबाइल, व्हाट्सएप के पीछे लगे हुए हैं, तो फिर बच्चा भी देखेगा कि मुझे भी देखना है करके। तो लीड बाय एग्जाम्पल करना होगा इसमें। और दूसरी बात है ना, पेरेंट्स के लिए इन एज ग्रुप वाले बच्चों में, खासकर पहले 2 सालों में काफी सारे वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन रहते हैं, तो वो सही समय पे जाके लगाए, तो वो बच्चों को इम्यूनिटी दिलाते हैं। और डाइट, जैसा मैंने पहले ही डिटेल में डिस्कस किया है, आपका होम फूड चालू करें, पैकेट फूड अवॉइड कीजिए। बिस्किट, ब्रेड, टोस्ट, मैगी, नूडल्स ये सब नहीं चलेगा। आपके घर का खाना खिलाइए। एक ब्रेकफास्ट आपके घर में बनता ही है, इवनिंग स्नैक्स में आप अलग से कुछ बना के बच्चे को दे सकते हैं, आप उस वक्त ऑप्शंस भी दे सकते हैं बच्चों को। 3 साल के ऊपर वाले बच्चों का रिक्वायरमेंट थोड़ा कुछ अलग रहता है, लैंग्वेज डेवलप हो गई रहती है और वो खेलना भी चाहते हैं, तो उनके साथ खेलना बहुत जरूरी है। उस वक्त बच्चे को टाइम देना बहुत जरूरी रहता है कि पेरेंट ने एक डेडिकेटेड फैमिली टाइम देना तब बहुत जरूरी रहता है। तो 3 साल के ऊपर वाले बच्चे फिर बाद में साइकिल भी चलाते हैं, तो उस वक्त भी सेफ्टी इश्यूज ये सब आपको देखने होते हैं। और स्क्रीन और इवन यानी नाइट की स्लीप, वो आजकल बहुत हम देख रहे हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में। हम जब सवाल पूछते हैं कि बच्चा कितनी देर सोता है, तो सबका जवाब यही रहता है कि जब हम सोते हैं उसके बाद बच्चा सोता है, रात को 12 बजे, रात को 1 बजे, ऐसा हमको मिलता है जवाब। तो खासकर इन एज ग्रुप वाले, जैसे 1 to 3 इयर्स वाले बच्चों को कम से कम 12 से 14 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। 3 से 5 इयर्स वाले बच्चों को कम से कम 12 से 13 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। 5 से 7-8 साल के बच्चे को कम से कम 10 घंटे की नींद जरूरी है। और उसके बाद भी 8 to 10 आवर्स स्लीप आफ्टर 10 इयर्स। इवन इन टीनेज ग्रुप ऑल्सो 8 एंड आइडियली अप टू 10 आवर्स ऑफ स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए देर रात पेरेंट्स भी टीवी देखते हैं, तो फिर बच्चा भी उनके साथ बैठ के टीवी देखता है। तो इसीलिए पेरेंट्स ने इस बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। काफी सारा है, लेकिन वो लिमिटेशन ऑफ टाइम के कारण हमें थोड़ा रैप अप करना। फिर भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स मिले पेरेंटिंग्स के बारे में। यही सब कॉमन क्वेश्चन सभी को होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो थैंक यू सर फॉर दैट। और हमने अक्सर देखा है कि 2 से 4 साल के बच्चे काफी जिद करते हैं, हर बात के लिए रोते हैं, चिड़चिड़ करते हैं। तो क्या ये नॉर्मल है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जी, तो उनको इंगेज रखना इसमें बहुत जरूरी है।
जैसा मैंने कहा कि फैमिली टाइम देना, बच्चे को टाइम देना बहुत जरूरी है। 1 घंटा मम्मी ने, 1 घंटा पापा ने अगर टाइम दिया, 2 घंटे बच्चे के लिए काफी होते हैं। और बाकी अगर ग्रैंड पेरेंट्स भी है साथ में तो बहुत अच्छी बात है। चिड़चिड़ जो करते हैं यूजुअली बोर्डम की वजह से कर सकते हैं। पहले हमने जो डिस्कस किया कि न्यूट्रिशनल एनीमिया की वजह से भी करते हैं, वर्म्स के कारण भी करते हैं, तो आपके डॉक्टर की सलाह लेके आप वर्म्स का दवाई ले सकते हैं। दूसरी बात यानी उनको थोड़ा गोइंग आउट, थोड़ा गार्डन में या थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा उनको थकाना है, उनके साथ खेलना है, दौड़ भाग वाले गेम करने हैं, तो ताकि वो बच्चे थोड़ा थकने के बाद वो खाना भी अच्छे से खाएंगे और रात को सोएंगे भी अच्छे से। एडिक्वेट स्लीप बहुत जरूरी है। जैसा कि आपने 2 से 4 साल वाला जो एज ग्रुप बोला, तो उसमें आपका बच्चा 12 से 16 घंटे सोता है क्या, ये आप खुद से पूछिए। तो मिनिमम 12 आवर्स ऑफ स्लीप एंड मैक्सिमम मे बी 15 आवर्स ऑफ स्लीप, तो ये बहुत जरूरी है। तो बच्चा थोड़ा सा कम सोता है तो वो हमेशा चिड़चिड़ा बन सकता है। दूसरा, हंगर। हमेशा जब बच्चा चिड़चिड़ करता है उसे आप फूड ऑफर कर सकते हैं, तो कभी कभी हंगर के कारण भी वो चिड़चिड़ करते हैं। बाय देम न्यू टॉयज एवरी वीक, या फिर जैसे कुछ एजुकेशनल मटेरियल आप उनको चेंज करा के दे सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं। ओके। तो जैसे हम जानते हैं शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक रूप से स्वस्थ रहना भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो बच्चों के मानसिक विकास को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे थोड़े बड़े बच्चे जो रहते हैं उनमें एंजाइटी, उनमें कभी कभी डिप्रेशन के साइंस, या फिर आजकल ऑटिज्म, आपने नाम सुना होगा, हुँ, ऑटिज्म या ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जिसे बोलते हैं, एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स, ये सभी चीजें आजकल बहुत कॉमनली डायग्नोज होने लगी है। तो उसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो पेरेंटिंग, दूसरा कभी कभी कुछ कुछ केसेस में जेनेटिक्स, एंड स्क्रीन एक्सपोजर, डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, ये सब चीजें उसमें आती है। ये मानसिक स्वास्थ्य से डायरेक्टली रिलेटेड रहती है। और ओके। बच्चे का सोशल इमोशनल जो क्वोशंट रहता है उस वक्त वो डेवलप होते रहता है, तो उनका सोशली वो कैसा बिहेव कर रहा है उसके फ्रेंड्स के साथ, उसके पेरेंट्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, स्कूल में टीचर के साथ। तो इसमें सब जगह आपको फीडबैक लेना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि थोड़े बड़े बच्चे जो रहते हैं उनकी स्कूलों में पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, तो उसमें टीचर की तरफ से जो सूचनाएं मिल रही है, टीचर भी कभी कभी कुछ क्लूज दे जाते हैं कि आपका बच्चा थोड़ा डिस्टर्ब रहता है या ये जो भी है। और दूसरी बात है ना, जिद। मेंटल हेल्थ में थोड़ा सा अटेंशन सीकिंग या फिर थोड़ी सी जिद जो है वो बच्चों को आती है, तो उस वक्त आपने फॉर्मली एक लाइन ड्रॉ करनी है कि भाई ये सही है और ये गलत है। तो ये बच्चे को जानना बहुत जरूरी है कि भाई ये सही है, ये अगर किया तो मेरे पेरेंट्स मुझे अप्रिशिएट करेंगे, और ये अगर मैंने किया तो वो अप्रिशिएट नहीं करेंगे। पनिशमेंट, पनिशमेंट आप एक हद तक ही कर सकते हैं। आजकल कोई बच्चों को मारता नहीं है, डोंट हिट देम, बट आप उन्हें ये बताएं जरूर कि उनसे क्या गलती हो रही है। और दूसरी बात यानी पेरेंट्स का बच्चों की तरफ जो एक्सपेक्टेशंस रहता है, तो वो भी हुँ, इसमें चाइल्ड मेंटल हेल्थ में काफी मायने रखता है। तो इसलिए आप अपने बच्चे के जो क्वालिटीज है वो आइडेंटिफाई करें। हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ कमी भी रह सकती है, तो आप उसको उस बारे में ना बताएं, या फिर आप उस बारे में डिस्कस बच्चे के साथ ना करें। वो जो अच्छा कर रहा है वो उस बारे में आप डिस्कस करें, ताकि बच्चे का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा गेन होना चालू हो जाता है। खासकर ये 5 साल के ऊपर वाले बच्चे, उनका तब कॉन्फिडेंस डेवलप होना काफी चालू हो जाता है। तो उस वक्त अगर आप बच्चों को अच्छा पेरेंटिंग करके अच्छी सलाह दे सकते हैं तो काफी अच्छा रहेगा। एंड इसमें अगेन, लीड बाय एग्जाम्पल। आप वो खुद आचरण में लाए तो फिर वो बच्चा आपको ऑब्जर्व करता है तो वो भी उसके आचरण में लाएगा। तो ये सब जरूरी है मेंटल हेल्थ के लिए। अच्छा। तो अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, 2-3 महीनों से बच्चे घर पर हैं, उनका पूरा रूटीन डिस्टर्ब हो गया है और दिन भर घर पर रहने से वो भी परेशान हो गए हैं। तो उन्हें हम किस तरह से एंगेज कर सकते हैं? हमें क्या-क्या करना चाहिए? इसमें जैसे एज ओल्ड उनके जो पेरेंट्स
जैसे बड़े हुए हैं, उनका जो चाइल्डहुड है वो आप याद करके देखिए कि उस वक्त ना कोई स्क्रीन थी, ना कोई काफी सारे गेम्स अवेलेबल रहते थे, बट फिर भी घरेलू चीजों में वो आप उनका टाइम एंगेज कर सकते हैं। कुछ गेम्स उनके साथ खेल सकते हैं, जैसे कि चेस हो गया, प्लेइंग कार्ड्स हो गए, कैरम हो गया, जो इंडोर एक्टिविटीज है। अगर आपके घर का खुद का आंगन है या फिर टेरेस है, तो आप उनके साथ एक शाम में 1 से 1.5 घंटा हमेशा उनके साथ बिताएं वहां पे, उनके साथ बैडमिंटन या कुछ एक्सरसाइज वाले गेम खेलें। तो एक्सरसाइज से दो तीन चीजें होगी, एक तो बच्चा एंगेज रहेगा, दूसरा उसको भूख लगेगी और फिर रात में अच्छे से नींद भी लगेगी। लॉकडाउन के समय अगर आप कोरोना वाली न्यूज टीवी पे देख रहे हैं, तो वो बच्चा ड्राइंग कर रहा है घर में, फिर भी उसके कान पे वो गिरते रहता है। तो इसीलिए कोई एक चीज, कोई एक डिस्टर्बिंग न्यूज बहुत देर तक ना देखे, ताकि बच्चे के जहन में भी वो नहीं तो बात आ जाती है और वो भी डरते हैं। उनको आप उन्होंने अगर सवाल पूछे तो आप बता सकते हैं कि कोविड-19 क्या है शॉर्ट में, कि भाई ये ऐसी ऐसी बीमारी है, उनसे बातें शेयर करें। तो बच्चों से संवाद कीजिए, और टॉयज है, एक्सरसाइज है। अभी जो लॉकडाउन थोड़ा शिथिल हो रहा है, तो आप उनके साथ साइकिलिंग कर सकते हैं, उनके साथ जॉगिंग रनिंग को जा सकते हैं, पास वाले गार्डन में जा सकते हैं। तो उनको ऐसे आप एंगेज करें, उनको उनके दोस्तों के साथ भी बात करने का मौका दें, और उनके दोस्तों के बारे में भी आपकी इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए। तो बेसिकली ये उनकी नीड है। तो इसलिए रोज उनका संवाद उनके दोस्तों के साथ भी होना चाहिए। अच्छा। तो जैसे कि हम जानते हैं आज फादर्स डे है, और फादर्स बच्चों को बड़ा करने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, फादर्स ने क्या रोल प्ले करना चाहिए? फादर का रोल काफी बड़ा रहता है। सबसे मेन बात मैं कहना चाहूंगा, बच्चों को समय दीजिए। बच्चे समय चाहते हैं, बट आप दिन भर बिजी रहते हैं अपनी जॉब के कारण, या बिजनेस के कारण, तो आप समय नहीं दे पाते। तो इसलिए मैं अपील करना चाहता हूँ हर एक फादर से कि आप अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, उनके साथ ईटिंग टुगेदर इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाइनिंग टेबल में आप उनके साथ खाना खा रहे हैं, वो एक अच्छा समय रहता है संवाद करने का। उनके साथ एक्सरसाइज करना, वो एक उनके लिए हेल्दी हैबिट आप लगा सकते हो, इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तीसरी चीज, उनको लेकर के कहीं जाना, एक्सप्लोर करने के लिए, जैसे कि साइकिलिंग से आप कहीं नियर बाई एरिया में घूमने गए हैं, बच्चे बोर्ड्स देख के पूछते भी हैं, तो उनके साथ वो बातें शेयर करना। तो फादर ने ये सब चीजें करनी चाहिए, और सबसे मेन बात तो कि लीड बाय एग्जाम्पल। बच्चे आपको फॉलो करते हैं, तो आप अगर अच्छा रहोगे तो आपके बच्चे भी आपको फॉलो करके अच्छा हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा सर आपने। जैसे स्वस्थ बच्चे ही हमें स्वस्थ भविष्य की ओर ले जा सकते हैं, इसीलिए बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। और एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि हेल्दी एंड हैप्पी पेरेंट्स मेक हेल्दी एंड हैप्पी चिल्ड्रन। आई जस्ट चेक कोई क्वेश्चंस आए हैं क्या। एक क्वेश्चन आया है, स्टडीज एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हाउ टू बैलेंस। ओके। तो ये बच्चे के एज के ऊपर भी है कि बच्चे की एज क्या है, उस हिसाब से। बट जैसा कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि कोई 4th या 5th स्टैंडर्ड वाला बच्चा है, तो उसके लिए 2 घंटे की पढ़ाई काफी है। उसको एक टाइम टेबल ड्रॉ करके रखना चाहिए आपने, कि भाई ये आपके पढ़ने का समय है और हाँ, ये आपके खेलने का समय है। उसकी हॉबी जनरेट करना बहुत जरूरी है। तो जैसा इन्होंने सही कहा कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जी हाँ, वो काफी इंपॉर्टेंट रहती है, सिर्फ पढ़ाई नहीं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लाइक स्विमिंग, साइकिलिंग, ड्राइंग, सिंगिंग, म्यूजिक, थिएटर, आर्ट, ये सभी चीजें भी सर्वांगीण विकास आपका करती है। तो इसीलिए दोनों में आप जैसे 2-2 घंटे भी आपने डिवाइड कर लिए इसमें, तो आप अच्छे से बैलेंस कर सकते हो। बच्चे को शुरुआत में कभी कभी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में बच्चा थोड़ा कंफ्यूज रहता है कि वो ये भी करना चाहता, वो बैडमिंटन भी खेलना चाहता है, फुटबॉल भी खेलना चाहता है, स्विमिंग भी करना चाहता है।
तो 1 by 1 आप सभी क्लासेस उसको लगा सकते हैं, या अगर स्कूल में है तो वो भी आप प्रमोट कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए कि उसकी रुचि किस चीज में है, और फिर उस रुचि पे कंसंट्रेट कीजिए। और फिर जैसा बच्चा बड़ा होगा तो उसका स्टडी का टाइम भी बढ़ जाएगा। तो ऐसे वक्त उसके पास कम समय रहेगा, जैसे कि टीनेज ग्रुप में होता है, तो उस वक्त वो उसकी हॉबी जो है वो उसको उसके लिए आप एक घंटा उस वक्त लगा निकाल सकते हैं। तो थोड़ा टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है इसमें। ओके। और एक क्वेश्चन है, हाउ टू एंगेज चाइल्ड सो दैट दे हैप्पीली डू सम एजुकेशनल थिंग्स विद देयर ओन इंटरेस्ट इन लॉकडाउन। लॉकडाउन, तो इसमें उनके साथ थोड़ा आपको बैठना होगा, उनकी बुक में वो जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपको थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा। एक कुछ उनको रियल लाइफ एविडेंसेस उस बारे में बताने होंगे, जैसे कि बच्चों को फार्मिंग के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चल रही है स्कूल के करिकुलम में। तो अगर आप कहीं ट्रिप पे जाते हैं या आपके घर में खेती है, तो आप ऐसे कोरिलेट करवा सकते हैं कि ये क्रॉप का ऐसे ऐसे रहता है, या फिर ये सभी चीजें खेती में यूज होती है। तो इसमें डायलॉग बहुत जरूरी है ताकि बच्चे का इंटरेस्ट पैदा हो। और दूसरी बात यानी जो स्क्रीन एक्सपोजर, जैसा मैंने कहा कि स्क्रीन एक्सपोजर थोड़ा लिमिट करना बहुत जरूरी है। तो स्क्रीन एक्सपोजर लिमिट होने के बाद बच्चा अपने आप किताबों की तरफ अपना ध्यान ये कर सकता है। और रीडिंग टुगेदर, जैसा मैंने कहा ईटिंग टुगेदर, तो रीडिंग टुगेदर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि काफी कम पेरेंट्स करते हैं। बच्चा 3 साल का रहे, 5 साल का रहे, 10 साल का रहे, या टीनेज ग्रुप वाला रहे, आप भी उनके साथ रीड कीजिए, आप अपना रीड कीजिए, वो उसका रीड करे। तो ऐसे से बच्चों को फिर रुचि डेवलप होती है। ओके, तो थैंक यू पीनल एंड श्वेता फॉर द क्वेश्चंस। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो, आपको पेरेंटिंग के बारे में टिप्स मिले हो या बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में टिप्स मिले हो, तो प्लीज कमेंट या लाइक कर दें। सो थैंक यू सर, हमें बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर जो भी डाउट्स थे वो क्लियर करने के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट पेरेंटिंग टिप्स देने के लिए। थैंक यू सो मच। श्योर, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर। मैं अपने सभी दर्शकों को भी हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया कहना चाहूंगी। तो एक और क्वेश्चन आया है हमें, हम ले सकते हैं। should kids be allowed to attend online classes during lockdown as schools have started? जी, जैसा कि आप जानते हो अभी कि, और हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि हमें इसके साथ जीना है, कोरोना के साथ अगले 2 साल या फिर मे बी मोर, सेकेंड वेव या फिर आगे भी ये रह सकता है। तो इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ उसमें टाइम लिमिट जो है बच्चे के एज के हिसाब से रखनी होगी। जैसा कि रिसेंट में महाराष्ट्र सरकार ने भी कुछ नियम बताए हैं कि भाई किंडरगार्टन वाले बच्चों को वो एक्टिविटी की कोई जरूरत नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस बड़े बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, बट स्क्रीन टाइम का आप ध्यान रखिए। जैसे कि अभी क्लियर कट गाइडलाइंस है कि भाई 2 to 5 years बच्चों के लिए 1 hour ऑफ स्क्रीन टाइम, एंड 5 years एंड अबव वाले बच्चों के लिए 2 hours का स्क्रीन टाइम। और अभी ये ऑनलाइन क्लासेस है तो मे बी बड़े बच्चे जो है तो यू कैन ऐड अनदर 1 hour। सो 2 to 3 hours ऑफ लर्निंग सही रहेगी, क्योंकि स्कूलें फिलहाल चालू होना दिखाई नहीं दे रहा है, और स्कूल चालू होने के बाद भी पेरेंट्स बच्चों को वहां भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। तो इसीलिए उनका एजुकेशन रुकना नहीं चाहिए। छोटे बच्चे बिल्कुल आराम करें, घर में खेले, और बड़े बच्चे जो है तो कुछ समय के लिए डेफिनेटली वो ऑनलाइन स्कूलिंग अटेंड कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको लिंक्स की तरफ, फेसबुक या फिर जो सोशल मीडिया यूज की तरफ, है ना, उनके पास गैजेट्स आ रहे हैं अभी, तो आपको ध्यान रखना होगा हिस्ट्री की तरफ कि भाई वो कहाँ कहाँ विजिट कर रहा है, क्या कर रहा है। तो ये सभी चीजें सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एक और क्वेश्चन है पीनल का। माय डॉटर इज सफरिंग फ्रॉम नेफ्रोटिक सिंड्रोम, so she is not allowed to eat oily or outside food. Still she demand a lot. How can I divert her? She's just 8. ओके,
तो इसमें आपने घर में बनी हुई जो चीजें, हेल्दी चीजें जो है उसकी पसंदीदा, तो उसके ऑप्शंस आपने उसको देने चाहिए कि भाई ये आप ये खाओगे, ये खाओगे कि ये खाओगे, इन तीन चीजों में से आप मुझे बताओ कि आप क्या खाना पसंद करोगे। लेट हर चूज, शी इज 8, शी कैन चूज नाउ, उसको अपनी ओपिनियन है, तो वो उसको ऑप्शंस नैरो कीजिए थोड़ा और उसको बताइए कि ये तीन चीजों में से मुझे मैं आपको एक चीज दे सकती हूँ, तो उसको अच्छा लगता है, उसको ऐसा लगता है कि यस माय मदर इज लिसनिंग टू मी। तो आप वो जो कहे फिर वो आप बना सकते हो। ईटिंग आउटसाइड फूड इज हाईली नॉट रिकमेंडेड, एंड घर में जो यूजुअली चीजें बनती है वो यूजुअली हेल्दी रहती है। घर में आपने जो बनाई है, अपने यहाँ जो कल्चरली एक्सेप्टेबल फूड रहता है, तो यूजुअली वो हेल्दी ही रहता है, तो उसमें से आप कोई भी चूज कर सकते Okay. Thank you, sir. Okay. So, thank you, sir, and thank you all for joining in. खुश रहिए और अपने बच्चों को भी खुश रखिए। हैप्पी पेरेंटिंग। थैंक यू। हो। थैंक यू।